नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 10वीं के लिए आज हम मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। ठीक इसी तरह का आपको क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। सीधा चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देख सकते हो खंड अ है और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुके हैं। निम्न में से अपरिमेय संख्या है। पहली बात तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में मतलब नहीं लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और है ना, क्यू इज इक्वल नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, मतलब क्यू का मान है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका परिमेय और अपरिमेय के बारे में हमने जान लिया। तो पहला ऑप्शन है आपका अ है, देख सकते हो 2/3 है, ब है 1.666, मतलब पॉइंट के बाद में 666 या फिर 777 या फिर 88, मतलब एक ही आती है ना संख्या। ठीक है, तो वो है ना परिमेय संख्या के अंदर आती है। ठीक है, और हमें पूछा है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। उसके बाद पाई, ये पाई है ना, हमेशा याद रखना पाई है, जैसे कि पाई है ये अपरिमेय संख्या है। √2 आ जाए या फिर √3 आ जाए या फिर -√2 आ जाए, ऐसी कुछ संख्या आ जाए ना तो वो अपरिमेय संख्या होती है। और अब उदाहरण के तौर पर -√5 आ जाए, ये सभी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। और 2/3 है ना, यदि आप इसका मतलब भाग करोगे ना तो आपका क्या आंसर आएगा, 0.6666, मतलब डॉट डॉट आगे आएगा, है ना। तो ये परिमेय संख्या के अंदर आता है। 666 या फिर 777 आता ना तो भी ये परिमेय संख्या के अंदर आती है। ठीक है, और उसके बाद है ये 4 है, 5 है, 6, ये ना ये सभी परिमेय संख्या के अंदर आती है। इन्होंने क्यों है ना पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन पाई को है ना क्यों नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ना आपका अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, पाई हो जाएगी। ठीक है, और जैसा कि मैंने बता दिया ये पाई है अपरिमेय संख्या, याद रखना इसको, पाई अपरिमेय संख्या है या फिर √2 है, √3 है और -√2 है, -√3 है, ये सब भी अपरिमेय संख्या, ये आपको याद रखना। ठीक है, इसमें आपका आंसर है कौन सा हो जाएगा, 100 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपको मक्खन की तरह पूरा पेपर कराऊंगा, वीडियो में बने रहना, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ax² + bx + c बहुपद के शून्यकों की संख्या है। ठीक है, तो इसके आप है ना गुणनखंड करना। सबसे पहले क्या करोगे, गुणनखंड करोगे ना तो गुणनखंड क्या आएंगे, x - a1 और फिर x - b1। ठीक है, और इक्वल 0। ठीक है, तो मतलब दो गुणनखंड होगी, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो दो गुणनखंड हो गए, तो इसमें शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो 2 किसमें है, तो आप देख तो अ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाए। जितने गुणनखंड है उतने इनकी शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, देख सकते हो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक है। ठीक है, यदि वाई पूछता तो हम क्या करते हैं उसका भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर है, मतलब एक्स अक्ष पर है तो एक्स रहेगा, फिर वाई क्या रहेगा, 0 रहेगा। और हमें यदि वाई अक्ष पर पूछता है तो एक्स क्या रहता है, 0 रहता है, और वाई यहाँ पर कोई मतलब मान रहता है। ठीक है, तो वाई है, ऐसे इस प्रकार रहता है। ठीक है, हमें क्या पूछे, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक है, तो x, 0, 0, y, 0, 0, y। ठीक है, तो x, 0 है वो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और y होता तो हम कौन सा करेक्ट करते, 0, y है, दो ऑप्शन है वो करते। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। उसके बाद है एक्स अक्ष बिंदु है। ठीक है, एक्स अक्ष बिंदु, जैसे कि ये भी पूछ लिया कि एक्स अक्ष बिंदु कौन सा है, तो एक्स तो क्या होना चाहिए हमारा, कुछ ना कुछ मान होना चाहिए, लेकिन वाई क्या होना चाहिए, 0 है वो होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, 2,3, लेकिन वाई यहाँ पर 0 नहीं है। ठीक है, और 2,0 तो यहाँ पर आपको दे सकते हो वाई तो 0 है लेकिन एक्स है कुछ ना कुछ मान है यहाँ पर। ठीक है, तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जबकि इसमें एक्स का मान 0 है और वाई का मान है जो कि 2 है दिया जाए, है ना। यदि हमें ये पूछता कि वाई अक्ष बिंदु है तो हम कौन सा करेक्ट करते, तो हम बिल्कुल आपका स करेक्ट करते हैं। लेकिन हम एक्स अक्ष बिंदु हैं तो हम 2,0 है करेक्ट करेंगे, मतलब एक्स का पूछे हैं तो एक्स का मान कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन वाई 0 होना चाहिए। यदि वाई पूछता तो हमारा एक्स 0 होता और वाई का कुछ ना कुछ 4 होता, 2 होता, 3, कुछ ना कुछ मान है वो होता। ठीक है, इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट है आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का मूल -3 है तो p का मान होगा। ठीक है, तो p का मान हमें बताना है, तो x का मान हमें मतलब x का मान दिया हुआ है। ठीक है, x का मान क्या है, -3 है। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, x का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, इसमें मान में रख देंगे, एक बार हम करवा रहे हैं इसको लेकर। ठीक है, कह रहा है कि इसका मूल है कितना है, -3 है। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, x का मान है -3 है वो रख देंगे, तो x का मान हम यहाँ रख देते हैं -3, 2, फिर यहाँ पर x है, x की जगह -3 रख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ऊपर देख सकते हो स्क्वायर, फिर प्लस
और फिर पी का मान हमें नहीं दिया, पी तो हमें ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हो एक्स, ठीक है, तो एक्स की जगह -3 रख देंगे। फिर आगे -3 है वैसे भी, तो -3 इज इक्वल 0, ठीक है। उसके बाद हम इनका गुणा कर देंगे और फिर पी का मान आए वो आ जाएंगे, ठीक है। और फिर 2 वापस रख देंगे कोष्टक, और -3 का वर्ग कितना होता है, तो 9 होता है। कितना होता है, 9, और माइनस का हो जाएगा वर्ग में, आपको बताएं प्लस है वो हो जाता है, तो 9 रख देंगे वापस। फिर प्लस इधर क्या हो जाएगा, -3p हो जाएगा, मतलब p को गुणा करेंगे ना तो प्लस माइनस माइनस और p3 हो जाएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद -3 ज्यों का त्यों, उसके बाद 0, फिर 9 दूनी 18, ठीक है। फिर प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3p, और इधर -3 इज इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है, आप देख सकते हो यहाँ तो -3p रहेगा, और 18 में से 3 गई, कितने बचे, 18 में से 3 गए तो प्लस के 15 बचे, ठीक है, क्योंकि प्लस का बड़ा चिन्ह, मतलब 18 के आगे बड़ा चिन्ह आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या है। तो इसके बाद है इक्वल 0, फिर क्या करेंगे, -3p को यहीं रख देंगे, फिर 15 को है ना उधर भेज देंगे 0 के पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -15, ठीक है, और माइनस से माइनस कट हो जाएगा। फिर p इज इक्वल यहाँ का 15 था, ठीक है, और इस 3 को क्या करेंगे, इसके नीचे भेज देंगे, ठीक है, तो 15/3, और फिर p का मान आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है, क्या आ जाएगा 5, और 5 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 5 है वो कौन से ऑप्शन में देख सकते हो, आप 5 हैं ऑप्शन में रहे हैं तो आप देख सकते हो 100 ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 4,10, 16,22 का प्रथम पद और सार्वंतर है वो क्या होगा। समांतर श्रेणी है, मतलब AP है वो हमें क्या दी हुई है 4,10, फिर कोमा 16,22, ये हमें समांतर श्रेणी दी है। और इसका प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, क्या करना हमें, प्रथम पद है वो ज्ञात करना है, और क्या कहते हैं ना, सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, सार्वंतर, मतलब डी ज्ञात करना है, और ऊपर वाले में प्रथम पद ए है, ठीक है। ये देख सकते हो ए है, ये फिर A2 है, ये A1 मान लीजिए, A2, और फिर ये A3 A4, ठीक है। और सार्वंतर के क्या सूत्र होता है, सार्वंतर का सूत्र होता है A2 - A1, ठीक है, मतलब ये A2 है, इसको ये माइनस में कर देना A1 को, ठीक है। तो वापस क्या आ जाएगा, हमारा D आ जाएगा, ठीक है। और प्रथम पद क्या होता है, जो सबसे पहला पद होता है ना वो प्रथम पद होता है, तो ये प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, ये 4 हो गया। उसके बाद D निकालेंगे तो D क्या होगा, A2 - A1, तो A2 कितना है 10 है, ठीक है, और A1 कितना है, A1 4 है, तो 4, ठीक है। और तो D इज इक्वल 10 में से 4 इज इक्वल 6, ठीक है, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। और 6 है, मतलब डी का मान तो 6 हो जाएगा, और ए का मान 4, ठीक है। तो 4,6 है वो कौन से ऑप्शन में है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ब में है, तो ब है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4,6, 4,6 है वो राइट आंसर हो जाएगा, ब ऑप्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला 7 नंबर क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही आसान है, साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा सेक थीटा का बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार ज्यों का ज्यों लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है ना, होता है ना। उसके बाद इनटू में आपका ये कोसेक थीटा, इसको ज्यों का ज्यों है वो रहने देंगे। फिर प्लस, फिर कोस थीटा क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है, ठीक है, 1/सेक थीटा। और इस ये सेक थीटा है, ये ज्यों का ज्यों रहेंगे। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, इधर कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल, इधर बचा 1 और इधर भी 1, ठीक है, मतलब 1 ही बचेगा ना, गुना में कुछ भी ना हो लेकिन 1 तो हो गई ना। बीच में आपको पता है प्लस का निशान था, प्लस से हो गया, और 1 इज इक्वल 1 कितना, 1 + 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कौन सा में देख दो, ओ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के एक बिंदु पर केवल खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं वो खींची जा सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं, 3 स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं, 1 स्पर्श रेखा, ठीक है। तो आपको पता है ये वृत्त है, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यहाँ से खींचो या फिर यहाँ से खींचो, एक बार स्पर्श करेगी, मतलब ठीक है, यहाँ पर स्पर्श करती है, ठीक है। तो एक बार स्पर्श करेगी, किसी भी तरह है वो खींच सकते हो, तो एक बार स्पर्श करिए, आपको पता है ये भी, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो एक बात बता देता हूँ आपको, सूत्र तो है वो याद करने पड़ेंगे, जितने भी सूत्र हैं वो याद कर लेना, क्योंकि सूत्र से 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमें बताना है। तो इसमें बिल्कुल आपका θ/2 सूत्र इंटू πr³, ठीक है। उसके बाद θ/360 और πr, और फिर θ/2 सूत्र इंटू πr² है, फिर θ/360 इंटू πr²। बिल्कुल आपका 2 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सूत्र आपको याद करना है, ठीक है। तो इसको लिख दीजिएगा एक बार,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो होगा, तो क्या होगा, सिंपल सा है 2πRH। 2πRH कौन सा ऑप्शन में, 100 ऑप्शन में, तो 100 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी सूत्र से पूछा गया है, निम्नलिखित में बहुल्य का सूत्र है, बहुल्य का सूत्र बनाना है। ठीक है, तो सभी को पता होना चाहिए क्या होगा, सिग्मा F1 XI बटा सिग्मा FI। ठीक है, और उसके बाद वो है L प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू H। ठीक है, तो ये तो सूत्र है ही नहीं, बहुल्य का सूत्र आपका बिल्कुल 100 ऑप्शन है वो हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो ये आपका सूत्र है वो हो जाएगा बहुल्य का सूत्र। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, दो सिक्कों की उछाल में दो पट आने की प्रयोक्ता। तो दो पट आने की प्रयोक्ता हमें बतानी है, तो दो पट तो आप सबसे पहले लिखेंगे, दो पट किस में आते हैं, एक तो हमें ये हो गया दो सिक्के उछाल है। ठीक है, तो दो लिखेंगे H, T, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, मतलब या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा। ठीक है, या तो हो सकता है दोनों बार में हेड आ जाए, या फिर हो सकता है एक बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में हेड आ जाए। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है दोनों में पट आ जाए। ठीक है, हेड या पट। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कि दोनों दो पट आने की प्रक्रिया। दो पट तो सिर्फ TT में यही आता है ना, जो आपको जस्ट लास्ट में लिखा है मैंने TT, तो एक बार ही आता है। तो अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, और कुल घटनाएं कितनी है, 4 है। जैसे मैंने बताया ना H, फिर H, T और T, H और TT। ठीक है, तो ये कितनी घटनाएं, 4 घटना, तो 1/4 है वो राइट आंसर हो जाएगा, और 1/4 किसमें, बहु ऑप्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का सिंपल सा है, अशांत अन्नावर्ती होगा। क्या होगा, अशांत अन्नावर्ती। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त की एक ही बिंदु पर, अभी मैंने बताया ये स्पर्श रेखा, क्या होगा, स्पर्श रेखा है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पर्श रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, cos 48 माइनस साइन 42 का मान है। ठीक है, तो इसका मान है क्या होगा, सबसे पहले इसको है ना y के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं एक बार सॉल्व आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि y इजुगल cos 48। ठीक है, cos 48 माइनस साइन, और साइन जो कि आपका क्या हुआ, 42 है। ठीक है, तो साइन 42 को इस प्रकार लिख सकते हैं 90 माइनस 48। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, y इजुगल इस cos 48 को cos 48 रख देते हैं। ठीक है, और आपको है पता होना चाहिए कि इसे प्रथम चतुर्थांश में आता है। ठीक है, ये साइन 90। ठीक है, ये साइन 90 तो ये हो गया, और फिर माइनस मतलब वापस प्रथम चतुर्थांश में ही है। ठीक है, तो आपका इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, और साइन का क्या होगा, इधर प्रथम चतुर्थांश में कोस होगा। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले कोस लिख देते हैं, और 90 में से ये 48 है ना थीटा का मान, तो ये 48 रख देंगे वापस। ठीक है, और फिर क्या होगा, y इजुगल cos 48 में से cos 48 गए तो कितने बचे, 0 हैं वो बचे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हो गया, प्रथम चतुर्थांश में था इसलिए साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा आपका प्रथम चतुर्थांश, ये देख सकते हो साइन 90 तो हो गया, फिर वापस माइनस। ठीक है, तो माइनस से होगा तो वापस इसमें ही होगा, प्लस होता तो सेकंड चतुर्थांश में आ जाता। ठीक है, तो लेकिन माइनस है तो माइनस तो मतलब साइन का कोस होगा। ठीक है, तो सिंपल सा cos 48 में से cos 48 गया और 0 बच गया। ठीक है, तो आपका 0 है वो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल साथियों। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, किसी अर्धवृत्त में बना कोण होता है, किसी अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण। ठीक है, अगला है, ऐसे आंकड़े जिनका विस्तृतीकरण वर्गों के रूप में होता है, कौन से आंकड़े हैं वो कहलाते हैं, तो वर्गों के रूप में होता है तो वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। कौन सा आंकड़े कहलाते हैं, वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, वीडियो में बने रही, आगे क्वेश्चन आएंगे समझने वाले उसमें समझाऊंगा। एक निश्चित घटने वाली घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटने वाली। ठीक है, तो सिंपल सा है, एक होती है, कितनी होती है, एक ही होगी। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 3x + 4y = 0 तथा 2x - y = 0 का है वो हल है वो करना है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी के माध्यम से वो करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 3x + 4y = 0, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद जो सेकंड समीकरण है उसको हम सेकंड मान लेंगे 2x - y = 0, इसको सेकंड समीकरण मान लेंगे। उसके बाद समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान है वो निकालेंगे। ठीक है, तो x का मान हम निकालते हैं, तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 है वो लिख देते हैं 3x + 4y = 0। ठीक है,
उसके बाद 3x को यहीं रख देते हैं और जो 4y है उधर उसको है ना उधर भेज देते हैं 0 के पास, ठीक है। तो ये प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -4y, ठीक है। और उसके बाद x को यहीं रहने देते हैं और 3 है ना इसको नीचे भेज देते हैं, ठीक है। मतलब ये गुणा में तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो -4y/3, तो ये x का मान है हमारे पास आ गया। और x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। तो x का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 ये रही, ये 2 सबसे पहले, फिर x है तो x की जगह ये रख देते हैं -4y/3, ठीक है। और फिर ये -y का y ज्यों का ज्यों, फिर इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, तो 4 दूना 8 और माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो 8y/3, ठीक है। फिर -y इक्वल 0, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा -11y/3 इक्वल 0, और इस 3 को 0 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर बचेगा -11y इक्वल 0, और फिर y को हम माने 0 के नीचे भेज देंगे तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो y इक्वल 0। तो y का मान हमारे पास क्या आ चुका है, 0 है, वो आ चुका है। और y का मान हम कहाँ रखेंगे, अब हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, 3x + 4, ये y का मान हमने यहाँ पर रख दिया इक्वल 0, ठीक है। और ये हो गया आपका पूरा 0 हो गया, ठीक है। और 3x बचा इधर और इधर 0 बचा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ये वापस वही 3 को नीचे भेजेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बटा में 3 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0। तो x का मान भी हमारे पास क्या आया, 0 आया, और y का भी मान हमारे पास 0 है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक बार इसको वापस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला है, किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं। किसी बहुपद के सभी गुणांक क्या हो शून्य हो तो उसे सिंपल सा है शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एपी दी हुआ है -17, -12, -7 में 11वां पद है वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक सूत्र है वो लगेगा, वो आपको बता देता हूँ, और उसके बाद मैं इसका आंसर भी आपको कराऊंगा, ठीक है। an इक्वल a + n-1 डी, ठीक है। an इक्वल a + कोष्टक में n-1 और फिर डी, ये सूत्र हैं, ये याद रखना। उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, एपी हमें पास दी हुई है, मतलब समांतर श्रेणी दी हुई है, -17, -12, -7 डॉट डॉट में हमें कितना पद ज्ञात करना है, हमें 11वां पद है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रथम पद, सबसे पहले हमें प्रथम पद देखना है, ये है हमारा प्रथम पद, ठीक है। ये प्रथम पद है, उसके बाद ये द्वितीय, ये फिर तृतीय, ठीक है। तो प्रथम पद क्या होगा, a इक्वल -17, ठीक है। और उसके बाद हमें डी ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या होगा, a2 - a1, ठीक है। मतलब दूसरे पद में से पहले पद को निकालना होगा। दूसरा पद हमारे पास ये रहा -12, और पहला पद है देख सकते हो -17। तो -12 और -17, और इनको ये है ना, ये यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। एक मिनट, इसको -12 इधर माइनस और -17 है ना, क्योंकि हमारे पास -17 है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। ये प्लस हो गया 17 और इधर है -12, तो 17 में से 12 गए तो कितने बचे हमारे पास, 5। तो डी का मान है हमारे पास हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 है वो आ जाएगा। और अब हम आसानी से है ना 11वां पद है वो ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी पद का ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए अब 11वां पद का मैंने सूत्र बताया था, क्या सूत्र बताया था, कोई भी पद ज्ञात करें तो ये सूत्र है, an इक्वल a + n-1 और डी, ठीक है। तो ए का मान हमारे पास क्या था, ए का मान अभी मैंने बताया, ये रहा आपका -17, ठीक है। तो -17 हम यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, n-1, तो n-1 मतलब n कितना है हमारे पास, 11 है, ठीक है। ये देख सकते हो, ये रहा आपके पास 11, तो ये 11 यहाँ पर रख देंगे, 11 - 1, और डी का मान हमारे पास है 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हम रख देंगे, -17, 11 में से 1 गया 10, और 10 को 5 से गुना किया तो 50, ठीक है। तो 50 में से अब है 17 है निकालने, तो 50 में 17 गए तो आपके आएंगे 33, तो 33 है आपका क्या हो जाएगा, आंसर है वो हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम। यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4,9 है तो इन त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको है ना भुजाओं, जो हमें भुजा दी है ना, क्या दी हुई है, भुजा 4:9, ये अनुपात हमें दिया है। तो भुजाओं के
वर्ग का अनुपात होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात हमें क्या दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है, तो 4:5 का क्या कर देंगे, वर्ग है वो कर देंगे, और जो वर्ग करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होता है, उत्तर हो गया। ठीक है, तो 4 का वर्ग है वो कितना होता है, 16 है वो होता है। ठीक है, और फिर है ये हमारे पास कितना है, 9 है। ठीक है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, 9 का कितना होगा आपका, 81। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इतना सरल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, यदि 3x=1 तो x का मान है वो ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी सॉल्व करते हैं। आपका sin a = 3/4, मतलब ये आपको दिया हुआ है sin a का मान, और हमें जो मान ज्ञात करना है वो tan a का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आपको है ना, ये 3/4 है, तो ये 3/4 हम सबसे पहले रख देंगे कहीं पर। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपको त्रिभुज है वो बना लेना है। ठीक है, ये है क्या, हमारा कर्ण है। ठीक है, और ये है आधार, और ये है आपका लंब। ठीक है, ये तो आप सभी को स्टूडेंट को पता है। ठीक है, तो हमें क्या था, sin a क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब है ना ऊपर वाला है। ठीक है, तो 3, लंब का मान हमारे पास 3 है, और कर्ण मतलब ये वाला। ठीक है, तो इसका मान आपका हमारे पास 4 है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास तो लंब और कर्ण है वो दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास आधार नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है हमारा sin a = 3/4, और हमें tan a का मान है वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। sin a क्या होता है, ये होता है sin या फिर cos होता है, और ये tan होता है। ठीक है, तो sin a मतलब लंब और कर्ण हमें दिया हुआ है, तो लंब कितना है, 3 है, तो 3 हमने यहाँ पर रख दिया है, और कर्ण है जो कि 4 है, तो 4 हमने यहाँ पर सिंपल सा रख दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, अगला आगे देखेंगे, यदि आपको cos a का मान भी ज्ञात करना तो वो भी हम बता देते हैं कि cos a भी पूछ ले, तो क्या करेंगे, तो आधार कोस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन कोस मतलब आधार बटा कर्ण, लाल बटा का ये याद रखना, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ये लंब है एल मतलब लंब, और ये मतलब आधार, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और तो ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार हमारे पास ये रहा। ठीक है, मतलब इसको ए मान लेंगे, उसको बी मान लेंगे, इसको हम सी मान लेंगे, तो मतलब बी सी। ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का अब क्या करेंगे, यूज है वो करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, सबसे पहले ये लिख देना आपको, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ए सी स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए सी कितना हमारे पास 4 है, जो कि कर्ण हमारा 4 दिया ना, तो ये 4 इक्वल ए बी हमारे पास कितना है, तो ए बी देख सकते तो 3 है, और बी सी हमारे पास नहीं है, तो बी सी हम यों का यों है वो रख देंगे। ठीक है, तो देख सकते हो बी सी। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन पर स्क्वायर भी लगाना है ना, ए बी सी स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और 4 का भी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और इधर हमारा बी सी का बी सी स्क्वायर है वो ही रहेगा। ठीक है, और बी सी को हम यही रहने देते हैं, और 16 यहाँ है, तो ये 9 है ना, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो 9 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये बी सी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इसको इधर लिखो या फिर इसको इधर लिखो, एक की बात है ना, तो हम इसको उधर लिखेंगे और इसको उधर है वो लिख देंगे। ठीक है, एक मिनट रुको ना, इसको हम क्या करते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल 16 में से है वो 9 घटाने, तो 9 घटाएंगे तो हम कितना आएंगे, हमारे पास 7 आएंगे, और फिर क्या करेंगे, बी सी और ये स्क्वायर उधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो बी सी का मान हमारे पास क्या आएगा, √7 है वो आ चुका है, तो √7 है ना, ये आधार का मान है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, मतलब जो कि हमारे पास क्या याद करना, हमें tan a मान गया था। tan a क्या होता है आपको पता है, लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो लंब का मान 3 है। ठीक है, तो 3 हम यहाँ पर रख देंगे, tan a = 3 बट्टा, और फिर है जो कि हमें आधार हमें क्या ज्ञात किया, √7 आया ना, अभी मैंने बताया था। ठीक है, ये रहा आपका √7। ठीक है, तो √7 है हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर है वो हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि sin a = 3/4 तो tan a का मान है वो परिकलित है वो करना है, तो हम tan a का भी मान ज्ञात करेंगे और cos a का भी मान है वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है ना। ठीक है, तो हम दोनों ज्ञात कर पास के छड़ की लंबाई और छाई की लंबाई का अनुपात हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
1/√3, ठीक है। तो छड़ की लंबाई, तो छड़ की लंबाई ये रही आपकी, ठीक है। और मानना छड़ की लंबाई x है, तो छड़ x मान लिया, और तो छाया की लंबाई क्या होगी, √3x होगी, ठीक है। तो ये आप हमें √3x हो गया, और ये a b ये छड़ है, और BC ये छाया है, और ये आपका उन्नयन कोण है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना, उन्नयन कोण थीटा का मान हमें ज्ञात है वो करना है। इसमें भी आपका जो लाल बटा कक्का है वो भी है, वो हमारा सूत्र है वो लगेगा, ठीक है। ये हमें याद रखना, लंब बटा कर्ण, और ये आधार बटा कर्ण, और ये लंब बटा आधार, ये साइन के लिए, कोस के लिए, ये टेन के लिए, ठीक है। तो हमें क्या मान दिया है, देख सकते हो आपका एक तो छड़ है मतलब ए बी, एक बार हम लिख देते हैं छड़ की लंबाई, लंबाई क्या है हमारे पास, देख सकते हो ए बी है, ठीक है। छड़ की लंबाई ए बी है ना। उसके बाद क्या करेंगे, छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई हमारे पास क्या है, देख सकते हो BC है, ठीक है। क्या है, BC, ये रही BC आपकी, ये हम बट्टा में BC लगा देंगे, ठीक है। तो ए बी का मान हमारे पास क्या है, x है, और BC का मान क्या है, √3x है, ठीक है। और इसके बराबर हम क्या मानेंगे, हमें थीटा ज्ञात करना है ना, थीटा, तो थीटा कौन सा लगेगा, तो आप देख सकते हो हमें क्या मान दिया, ए बी मतलब ये कौन से में आता है, आप देख सकते हो लंब और आधार, ठीक है। तो लंब और आधार, तो लंब और आधार से टेन में है, तो टेन थीटा होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा में अब देख सकते हो आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो x से x है वो कट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा, टेन थीटा इज इक्वल 1, ऊपर 1 बचा, नीचे और √3 बचा, ठीक है। और 1/√3 ये टेन में किसका मान होता है, तो टेन 30 का मान होता है, किसका मान होता है, टेन 30 का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे टेन 30, तो टेन से टेन कट गया, और थीटा इज इक्वल 30 डिग्री बच गया। तो उन्नयन कोण हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है।